Yeah, we can get high later. You fucking psycho! Hey, check it out, it's Friendo. एक शांत सा टाउन, एक पुरानी सी फैक्ट्री और एक मास्क पहने साइको किलर जिसे दुनिया फ्रेंडो के नाम से जानती है। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है, ये है एक पुरानी जनरेशन के खिलाफ एक ब्लड सोक्ड बदला। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी में जहाँ पर दोस्ती, ट्रस्ट और सच सब कुछ मास्क के पीछे छुप गया है। यह टोटली किलर फुल स्लैशर वाइब के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत 1991 में एक छोटे से शहर कैटल स्प्रिंग में होती है, जहां पर कुछ टीनेजर्स एक कॉर्न सिरप फैक्ट्री के पास में कैंप फायर के चारों ओर बैठकर मस्ती कर रहे थे। कोई ड्रिंक कर रहा था तो कोई गाना गा रहा था और सभी लोग रात को मजे कर रहे थे। उनमें से एक ब्लॉन्ड लड़की होती है जो कि म्यूजिक बॉक्स से खेल रही थी। खेलते खेलते वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में फ्लर्ट करने लगती है और वो उसे इशारा करके कॉर्नफील्ड की तरफ ले जाती है। लड़का भी उसके पीछे जाता है और जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, लड़की मस्ती में अपने कपड़े उतारने लगती है और अंदर की तरफ चली जाती है। लेकिन वो इतनी ज्यादा दूर चली जाती है कि उस लड़के को दिखना बंद हो जाती है। वो लड़का उससे आवाज लगाता है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तब उसे जमीन पर अजीब से पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अचानक से उस लड़के के ऊपर खून गिरता है। वो लड़का कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो लड़की गिरकर मारी जाती है। लड़का डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन जल्दी फिसल जाता है। तभी एक डरावना जोकर मास्क पहने आदमी, जिसे फ्रेंडो कहा जाता है, वो बाहर आता है और लड़के को बेरहमी से मार डालता है। सीन कट होता है और अब कहानी आती है प्रेजेंट में। हम मिलते हैं डॉक्टर ग्लेन और उसकी बेटी क्वीन से, जो कि कैटल स्प्रिंग में शिफ्ट हो रहे थे। ग्लेन 80s का रैप सॉन्ग सुन रहा था, जिससे कि क्वीन थोड़ी चिढ़ रही थी और उसे कहती है कि पापा बस करो। वो अपने नए घर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है। हमें ये भी पता चलता है कि क्वीन की माँ की हाल ही में मौत हुई है। वो तभी से पिता और बेटे के बीच में टेंशन चल रही थी। फिर अगले सुबह क्वीन स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। ग्लेन उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन क्वीन उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मैं 17 साल की हूँ, मैं खुद जा सकती हूँ। और जैसे वो दरवाजा खोलती है, उसे बाहर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उससे माफी मांगता है और वो उसे अपना नाम रस्ट बताता है, जो कि उनका पड़ोसी था। ग्लेन मजाक में पूछता है कि क्या रस्ट उसे स्कूल छोड़ने के लिए आया है। रस्ट हाँ में सिर हिला देता है। वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल में क्वीन लेट पहुंचती है, जहाँ पर टीचर मिस्टर वन सभी को टेस्ट के बारे में याद दिलाते हैं। लेकिन जैसे ही मुड़ते हैं, क्लास के सभी बच्चे उनके ऊपर हंसने लगते हैं। किसी ने उनकी फोटो बॉडी बिल्डर के पोस्टर पर चिपका दी थी। वन गुस्से में आकर तुरंत टेस्ट लेने का फैसला करता है, लेकिन स्टूडेंट उसकी जगह उनकी डेटिंग प्रोफाइल दे देते हैं। वो तंग आकर वन क्लास से बाहर निकल जाते हैं। बाद में क्वीन की मुलाकात कोल और उसके फ्रेंड ग्रुप से होती है, जिनके नाम थे जेनेट, रोनी, टकर, मैट और कुछ और भी लोग थे। कोल उसे फनी वीडियो दिखाता है जिसमें टकर और मैट फ्योडो नाम के उस क्लाउन की एक्टिंग कर रहे थे। अब फिर शाम को क्वीन और ग्लेन एक लोकल डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर वेटर्स टूडी उनका ऑर्डर लेती है। इतने में टाउन का शेरिफ डन अंदर आता है और ग्लेन से बात करने लगता है और उसे पता चलता है कि ग्लेन यहाँ पर आया एक नया डॉक्टर है। तभी कोल और उसका ग्रुप डिनर करने के लिए पहुंचता है। डन उनके ऊपर गुस्सा करता है और क्वीन को उनसे दूर रहने के लिए कहता है। वो उन्हें यह भी बताता है कि इन्हीं की वजह से पुरानी फैक्ट्री में आग लगी थी। फिर डन ग्लेन के साथ में बैठता है, लेकिन क्वीन चुपचाप उस ग्रुप के टेबल पर चली जाती है। वे लोग ये प्लान बना रहे थे कि चुपके से पास की दुकान से शराब चुराएंगे। उस दुकान में मैट और टकर एक नकली लड़ाई करते हैं ताकि दुकान के मालिक ओटिस का ध्यान भटकाया जा सके, और बाकी लोग फ्रिज से चुपचाप शराब लेकर निकल जाते हैं। फिर रात को सभी पार्टी करते हैं और मस्ती करते हैं। मैट को वॉशरूम जाना था तो बाहर चला जाता है और उसी वक्त क्वीन कोल से फैक्ट्री की आग के बारे में पूछती है। कोल थोड़ा हिचकिचाता है और बताता है कि वे सभी एक वीडियो को शूट करने गए थे, तब गलती से शॉर्ट सर्किट हुआ और वहाँ पर आग लग गई। इसी बीच जंगल में मैट के ऊपर अचानक से हमला होता है। वो चाकू से घायल होकर दौड़ता हुआ अपने ग्रुप के पास में आता है और उसके पीछे वही मास्कमैन किलर होता है। जब वो कातिल क्वीन की तरफ दौड़ता है तो डर के मारे भागती है, लेकिन तभी वो नकाब उतारता है और उस मास्क के पीछे होता है टकर, जो कि सिर्फ फ्रेंडो बनकर मजाक कर रहा था। बाकी लोग हंसते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोल और क्वीन वहीं पर रुकते हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे के क्लोज आते हैं। क्वीन उसे अपनी माँ के ओवरडोज के बारे में बताती है और कोल अपनी बहन की मौत की कहानी उसे शेयर करता है। दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। अब रात को कोल क्वीन को अपने घर पर छोड़ता है
लेकिन कार को पार्क करते समय दोनों के बीच में मूवमेंट बनता है। क्वीन उसे किस करती है, लेकिन तभी ग्लेन आ जाता है और दोनों को किस करते हुए देख लेता है। गुस्से में ग्लेन कोल को डांटता है और उसे अपने बेटी से दूर रहने के लिए कहता है। फिर क्वीन गुस्से में अपने कमरे में आती है और उस पार्टी का वीडियो देखने लगती है। तभी उसकी नजर वीडियो के एक फ्रेम पर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि असली फियोडो पीछे खड़ा हुआ है। वो उसे देखकर डर जाती है और तुरंत ही उसका स्क्रीनशॉट लेकर टक्कर को भेज देती है। टक्कर फौरन उसे चेक करता है और तभी अचानक से उसके डोरबेल कैमरे पर नोटिफिकेशन आता है। कोई फियोडो मास्क पहने शख्स उसके घर के बाहर खड़ा है। टक्कर सोचता है कि ये फिर से उसके दोस्त की कोई शरारत होगी। टक्कर गन लेकर बाहर निकलता है और वो अंदर टूटे प्लास्टिक के टुकड़ा पाता है। वो एक अलमारी खोलता है और उसमें वही म्यूजिक बॉक्स रखा होता है, जिससे कंफ्यूज होकर वो उसे वहीं पर फेंक देता है। लेकिन वो जैसे ही शीशे की तरफ मुड़ता है वो देखता है कि पीछे फियोडो आ चुका था और तुरंत ही फियोडो बड़ी बेरहमी से उसकी गर्दन काट देता है। अब सीन फिर से कट होता है और कहानी आती है शहर के फाउंडर डे की तरफ, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल चल रहा था। मेयर आर्थर हिल, जो कि कोल का पिता था, वो एक भाषण दे रहा था। कोल और क्वीन भी वहाँ पर पहुंचते हैं जहाँ पर रंग बिरंगी परेड चल रही थी। हम वहाँ पर ये भी देखते हैं कि एक जगलर फियोडो का मास्क पहनकर आग में करतब दिखा रहा था। तभी एक जलता हुआ प्रॉप गिर जाता है और उससे वहाँ पर आग लग जाती है, जिसके कारण वहाँ पर अफरा तफरी मचने लगती है। मेयर आर्थर गुस्से में पूछता है कि किसकी गलती है। तभी शेरिफ डन आते हैं और वो बिना किसी सबूत के सारा इल्जाम कोल और उसके दोस्तों पर डाल देते हैं और सभी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। अब जेल के अंदर एक बूढ़ा आदमी उन्हें डराकर कहता है कि वे सभी फियोडो से दूर है, नहीं तो उन सभी का अंत पक्का है। यहाँ पर हम मैट को देखते हैं जो कि अकेले अपना गैरेज में वेट लिफ्टिंग कर रहा था। उसे भी वही म्यूजिक बॉक्स दिखाई देता है। वो सोचता है कि ये भी एक मजाक होगा और वो अपने वर्कआउट में लग जाता है। तभी फियोडो चुपके से अंदर आता है और वो डंबल को पकड़ लेता है। मैट उसे देखकर डरता नहीं है, बल्कि उसे देखकर हंसता है। लेकिन अचानक ही फियोडो मैट का गला काटकर उसकी जान ले लेता है। इधर हम देखते हैं कि ग्लेन सभी को जेल से छुड़वाता है और उसी रात को जब वो सो रहा था तो क्वीन चुपके से बाहर निकलकर कोल से मिलने के लिए जाती है। दोनों एक फार्म हाउस पार्टी में पहुंचते हैं जहाँ पर बाकी फ्रेंड्स पहले से ही मौजूद थे। वहाँ पर पार्टी चल रही थी और वो बाकी ग्रुप से भी मिलते हैं। क्वीन और कोल साथ में डांस करते हैं, ड्रिंक शेयर करते हैं और फिर दोनों पास के एक शेड में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड में कोल पीछे हट जाता है। क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर निकल जाती है। बाहर उसके टक्कर जेनेट और रोनी से होती है और रोनी उससे मजाक करता है कि कोल सभी को रिजेक्ट करता है, जिससे क्वीन और भड़क जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया। तभी जेनेट उसे बहुत ही बेहुदा कमेंट कर देती है और दोनों लड़कियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अचानक से वहाँ पर एक चीख की आवाज सुनाई देती है। उनकी दोस्त जिंजर कॉन्फिडेंस से लड़खड़ाते हुए बाहर आती है। उसकी पीठ में एक तीर धंसा हुआ था और वो उनसे कुछ कहती, उससे पहले वो गिर पड़ती है। पहले तो सभी को लगता है कि टक्कर या मैट दोनों में से किसी ने प्रैंक किया होगा, लेकिन तभी असली फ्रेंडो मैट का कटा हुआ सर उनके सामने फेंक देता है। अब सबको समझ में आ गया था और फियोडो कातिल सभी की जान ले रहा है। डर के मारे सभी के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। फियोडो कॉर्नफील्ड से निकलता है और बहुत ही खतरनाक क्रॉसबो से तीर चलाना शुरू कर देता है। सभी लड़के भागकर एक बॉल में छुप जाती है जहाँ पर उन्हें रस्ट मिलता है, जो कि तुरंत वहाँ पर फायर करता है और एक फियोडो को घायल कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उसका मास्क उतारना जाता है तो और भी कई सारे फियोडो सामने आते हैं और सभी के पास में हथियार थे। एक फियोडो जब क्वीन के ऊपर अटैक करता है तो कोल समय पर आकर उसे बचा लेता है। दोनों पास के एक शेड में छिप जाते हैं। फिर इधर दूसरी तरफ ग्लेन घर पर अपनी नींद से उठता है और देखता है कि क्वीन गायब है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर शेड में जेनेट 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। लेकिन तभी फियोडो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने लगता है। वो अंदर घुसता उससे पहले सभी को एक सीक्रेट टनल मिल जाती है, जिससे कि सभी लोग बाहर निकलते हैं। क्वीन, कोल, जेनेट और रोनी ये सभी रेंगते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और रस्ट पीछे रहकर बम सेट करता है। जब सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं तो रस्ट फ्यूज जलाता है ताकि फियोडो को बम से उड़ा सके। इधर ग्लेन क्लिनिक में पहुंचता है। वो देखता है कि वहाँ का दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर उसे एक फियोडो घसीटकर ऑपरेशन रूम में ले जाता है, जहाँ पर एक और घायल फियोडो पड़ा हुआ था। वो फियोडो ग्लेन को धमकी देता है कि इस घायल दोस्त की जान बचाओ वरना तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। ग्लेन अपनी बेटी को बचाने की मजबूरी में फियोडो की सर्जरी करने के लिए रेडी होता है। इधर दूसरी तरफ वे सभी लोग शेड से बाहर निकलते हैं और उनके बाहर निकलते ही उस शेड को बम से उड़ा दिया जाता है और उसमें कुछ फियोडो मारे जाते हैं। रस्ट अंदर ही था और कोल रस्ट के लिए वापस जाना चाहता था, लेकिन क्वीन उसे वहां पर जाने से मना कर देती है और उसे कहती है कि उन्हें पास के फार्म हाउस में जाना चाहिए। फिर वे सभी लोग कॉर्नफील्ड से होते हुए मेन रोड तक पहुंचते हैं, जहाँ पर वे कार को रोकते हैं। लेकिन कार से बाहर आता है शेरिफ डन। जैसे ही शेरिफ डन कोल के हाथ में गन देखता है तो बिना कुछ सुने उसे अरेस्ट कर लेता है। वो लड़कियों के कहने पर भी नहीं मानता है और बाकी सभी को छोड़कर वो कोल को अपने साथ में ले जाता है। क्वीन सोचती है कि सिर्फ कोल को ही क्यों पकड़ा गया जबकि सभी लोग साथ थे। अब लड़कियां पास के फार्म हाउस
टिलरसन के घर की ओर बढ़ती है, लेकिन फिर से वे सभी फेडो से घिर जाती है। वो फिर से कॉर्नफील्ड की तरफ भागती है और इधर रोनी एक मशीन में गिरकर मारी जाती है, लेकिन क्वीन और जेनेट फार्म हाउस में घुस जाती है। वहाँ पर एक फेडो शांत बैठा हुआ था। वो उसे मरा हुआ समझती है, लेकिन तभी ऊपर से एक पुराना फोन बजता है। वो तोड़कर ऊपर जाती है, लेकिन उसे पुराना फोन यूज करना नहीं आता था। तभी क्वीन एक बोर्ड पर बेपन फैक्ट्री की कटिंग और टीनेजर्स की फोटो देखती है और उसे समझ में आता है कि वो फंस चुकी है। फेडो ने पहले से सारी प्लानिंग करके उन्हें यहाँ पर बुलाया था। उसे नीचे से म्यूजिक बॉक्स की आवाज आती है। जब वो नीचे आकर देखती है तो पाती है कि मरा हुआ फेडो अभी जिंदा है। वो फेडो जेनेट को एक पिचफोर्क से बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इसे देखकर क्वीन बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद में वो पिचफोर्क को निकालकर उसे फेडो को मार डालती है, लेकिन वो उसका मास्क नहीं हटाती है। इधर ग्लेन दूसरी तरफ फेडो के लाइफ सपोर्ट हटाता है और दूसरे फेडो पर हमला कर देता है, जिसके बाद में वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहां से भाग जाता है। यहाँ टिलरसन हाउस में क्वीन ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रक नहीं चलता है। बाहर से फिर से फेडोस आ जाते हैं और उसे पकड़कर बेपन फैक्ट्री में ले जाते हैं। फिर जब क्वीन को होश आता है तो पूछती है कि तुम लोग कौन हो, और सभी लोग एक एक करके मास्क हटाने लगते हैं और मास्क के पीछे थे शेरिफ डन, टीचर वेन और शॉप का ओनर ओटिस और वेट्रेस टूटी। तभी मेयर आर्थर आता है, जो कि कोल के पिता थे, और उसे बताता है कि वो ही इस सबका मास्टरमाइंड है। वो कहता है कि पहले ये शहर बहुत ही डिसिप्लिन वाला था, लेकिन आज के जनरेशन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो कोल को लाता है, जो कि रस्सी से लटका हुआ होता है, और कहता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है और मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार भी यही है। फिर वो डन को क्वीन को मारने का हुक्म देता है। तभी ग्लेन अपनी कार फैक्ट्री में घुसा देता है और ओटिस और ट्रूडी को मार डालता है। वो चिल्लाकर अपनी बेटी को कहता है, क्वीन यहाँ से भागो। क्वीन भागती है और फेडो के ड्रेस में खुद को छुपा लेती है। शेरिफ डन जैसे उसके पास में आता है, वो अचानक से हमला कर देती है और वो शेरिफ डन को मार डालती है। मेयर आर्थर ग्लेन की गाड़ी में वहां से भाग जाता है और वो कोल को वहीं पर रस्सी से लटका हुआ छोड़ देता है। फिर रस्ट आता है और कोल को बचा लेता है। तभी क्वीन देखती है कि कोल और रोस्ट किस कर रहे हैं, और तब उसे समझ में आता है कि दोनों गे हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो उन्हें कुछ नहीं कहती है और बस अपने पिता को गले लगाती है। फिर सब मिलकर एक पुरानी कार में बैठते हैं, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती है। तब ग्लेन शांति से क्वीन को सिखाता है कि उस कार को कैसे स्टार्ट किया जाए। वो ठीक वैसे ही करती है, और तभी अचानक से वन एक चेनसो लेकर वहां पर आता है। ग्लेन चिल्लाकर अपनी बेटी क्वीन से गाड़ी चलाने के लिए कहता है, और क्वीन वन के ऊपर गाड़ी चलाकर उसे कुचल देती है, और सीन यहाँ पर कट होता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि 1 साल के बाद में ग्लेन मेयर बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है। क्वीन अपने कॉलेज जा रही थी और कोल और रस्ट उसे छोड़ने आए थे, और जाते हुए क्वीन ये देखते कि पीछे की सीट पर वही बेपन म्यूजिक बॉक्स पड़ा हुआ है, जिसे वो बिना सोचे समझे खिड़की से बाहर फेंक देती है। और इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मूवी के एंड में 1 साल के बाद में जब सब कुछ शांत लगने लगा था, तो एक पुराना म्यूजिक बॉक्स फिर से याद आता है, और तब उस म्यूजिक बॉक्स से पता चलता है कि कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। क्वीन अपना नया सफर शुरू करती है, लेकिन पिछला राज उनका पीछे कभी नहीं छोड़ता है। अगर आपको थ्रिलिंग मूवी पसंद आई हो तो